अंधे पिता के साथ रहता है। जब ये छोटा था तो उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। एक दिन पुलिस कॉल करती है और कहती है हमें तुम्हारी माँ का शव मिल चुका है। वो गायब नहीं हुई थी बल्कि वो सालों पहले मर गई थी और अब पुलिस को लगता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था। ये कहानी एक बदसूरत की है। डोंग वॉन अपने फादर के साथ एक शांत लाइफ जी रहा है और उसके लिए हमेशा काफी था। उसके फादर येंगू भले ही अंधे हो लेकिन उसके हाथ बहुत ही सटीक होते हैं। ये स्टैम्प बनाने वाला एक महान उस्ताद होता है जिसे लोग लिविंग मिरेकल के नाम से जानते थे। जब डोंग वॉन ने उसे अपनी महारत दिखाने के लिए मनाया जो सूजिन ने रखी हुई थी तो ये फेम के लिए नहीं था बल्कि उस चीज को सेफ रखने के लिए था जो कि इसके पिता ने 40 साल से संभाले रखा था। जब सूजिन यंग हो का इंटरव्यू लेती है तो डोंग फख्र से देख रहा था लेकिन तभी उसकी नजर अपने पिता के हाथ पर जाती है। जब उसने इसे सवाल पूछा तो यंग हो ने इस सवाल को ऐसे बदल दिया जैसे कि बीते हुए लम्हों पर कोई भी सवाल नहीं पूछते। इसी रात यंग हो अपने बेटे से कहता है कि उसे टीवी में आने से कोई दिलचस्पी नहीं है और डोंग के जवाब देने से पहले ही उसे फोन आता है। पुलिस वाले बताते हैं कि उसे उसकी माँ की डेट ऑफ बर्थ और उसके आखिरी रिमेन्स मिले हैं। डोंग हॉन हैरान होता है। अभी तक उसे पता था कि उसकी माँ ने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था लेकिन इसके बाद जब मुर्दा घर में देखते हैं तो हमें सच्चाई पता चलती है। उसकी हड्डियाँ उसकी पहचान पत्र के साथ पहाड़ों में दबी हुई मिली थी और 40 साल बाद भी मौत की सही वजह का पता नहीं चल सका है और बात साफ है कि किसी ने उसे वहाँ पर जरूर दफनाया होगा। इसके बाद डोंग हो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। उसके फ्रेम पर कोई भी तस्वीर नहीं है क्योंकि वो उसका चेहरा कभी नहीं जानता था। यहाँ पर वो अपने पिता से फिर एक बार अपनी माँ के बारे में पूछता है और यंग हो बस इतना कहता है कि वो जब एक बार घर आया तो वो पहले ही जा चुकी थी। जब डोंग हो पूछते हैं क्या किसी ने उसे कभी नुकसान पहुँचाया तो डोंग हो उसे बस इतना कहता है कि वो एक अच्छी इंसान थी। सूजिन अंतिम संस्कार पर आती है और इनके दुख में शामिल होती है और फिर भी वो धीरे से डोंग हो को याद दिलाती है कि डॉक्यूमेंट्री जारी रहनी चाहिए। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता यहाँ पर उसकी माँ और बहनें आती है। उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था और वो नहीं जानता कि इनका इस्तेकबाल कैसे करें लेकिन इनका असली कारण ये था कि उनके नाना की मौत हो गई थी और वो इनके लिए विरासत में कुछ छोड़ गए थे और इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो डोंगू कहता है कि वो बचपन में घर से भाग गई थी और वो इसके लायक नहीं है। डोंगू निराश होता है लेकिन वो इनसे बहस नहीं करता। तो डोंगू इनसे उनके जाने का कारण पूछता है। फिर वो उसके जाने का कारण बताते हैं। योंग ही ने एक बार अपने पिता को किसी के साथ संबंध बनाते हुए देखा था। जब उसने इसका खुलासा किया तो उसकी माँ ने उसे पीटा और उस दिन वो भाग गई थी और कभी नहीं लौटी। इसके बाद डोंग हो अपनी माँ की एक तस्वीर मांगता है लेकिन वो उसे कहते हैं कि उनके पास एक भी नहीं है। योंग ही को अपनी तस्वीर खिंचवाना पसंद नहीं था क्योंकि वो बदसूरत थी। योंग हो इन शब्दों को सुनकर स्तंग रह जाता है। दूसरे टेबल पर सूजिन चुपचाप सुन रही है और इसी बीच सूजिन भी हैरान होती है। सूजिन बहुत ही एक्साइटेड होती है और वो अपनी डॉक्यूमेंट्री का एंगल भी बदल कर यंग ही पर लाना चाहते हैं। उसे यकीन है कि डॉक्यूमेंट्री इससे और मजबूत होगी और डोंग हॉन ये सुनकर निराश होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद ये फैमिली वहाँ जाती है जहाँ यंग ही के रिमेन्स को एग्जामिन किया जाता है। इस कंकाल से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है और इसलिए डोंग हॉन को जल्दी करना पड़ता है। जब वो कोई जवाब नहीं देता तो इनमें से एक औरत यहाँ से भागने लगती है और गलती से इस कंकाल को गिरा देती है। इसके बाद सूजिन उसे कॉल करती है। वो कहती है कि उसे इसकी माँ के काम करने की जगह पता चल चुकी है जो एक टेलर शॉप होती है ब्लू विंड क्लॉथ। यहाँ के पुराने वर्कर्स यंग ही को जानते थे और यंग हो को उनसे बात करने के लिए कहती है। अगले दिन जब वो उससे मिलने जाता है तो वो सूजिन को अपने बैग में कैमरा छुपाते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये मीटिंग उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए हो रही लेकिन वो फिर भी उसके साथ जाता है। वो पुराने वर्कर्स से एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पर सूजिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। जैसे ये बात करते हैं तो एक पुरानी वर्कर कहती है कि सूजिन यंग ही ने एक दिन काम पे आना छोड़ दिया था। दूसरा आदमी कहता है कि हमने अपनी फैक्ट्री में उसका नाम डंग रखा था और ये वर्ड सुनकर डंग वॉन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है लेकिन वो सुनना जारी रखता है और अब इन्हें याद आता है कि फैक्ट्री पर यंग ही की लाइफ कैसी थी। उसे आमतौर पर अजीब काम मिलते थे और हर कोई उसे ऑर्डर देता था और हर कोई उसे मॉक भी करता था चाहे वो उसके साथी हो या सुपरवाइजर्स। और वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती और एक दिन उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए जाने की इजाजत दी लेकिन जब कि वॉशरूम के बाहर बहुत भीड़ लगी थी तो वो अपने आप को ही गंदा कर देती है और दूसरे लोग इसकी मदद करने के बजाय उस पे हंसते हैं और तब से उसका नाम डंग पड़ा था यानी गोबर। वर्कर्स कहते हैं कि हमने उसके जाने के बारे में कभी नहीं सोचा और ये लगा कि वो शायद खुद ब खुद चली गई हो लेकिन इनमें से एक आदमी झिझकता है और उसे सूजिन का फैक्ट्री ओनर के साथ एक इंसिडेंट याद आता है जिसका नाम था बैक। तभी सूजिन कहती है कि मैंने एक जिनसूक नामी औरत से और भी डिटेल्स मांगने को कहा है और जाने से पहले वो ये भी कहते हैं कि बैक आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्कर्स की फोटो उठाया करता था और
और अगर यंग ही का कोई भी फोटो है तो वो सिर्फ उसके पास होगा। डोंग होन यहाँ से निकल जाता है और उससे पता चलता है कि उसकी माँ के अंतिम दिन बहुत ही कठिनाई में गुजरे हैं। इसके बाद सुजिन अपने सुपीरियर को कॉल करती है और उससे इस फैक्ट्री के ऑनर के बारे में पता लगाने को कहती है। जब डोंग होन सुनता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि ये एक फैमिली मैटर है और मैं इस पे खुद तहकीक करना चाहता हूँ, लेकिन सुजिन कहती है कि सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। अगले दिन डोंग होन सुजिन जिनसुक से मिलने जाते हैं जो उसी फैक्ट्री में काम करती थी। एक शाम यंग ही जिनसुक को रोते हुए देख लेती है और तब उसे जिनसुक एक सच्चाई बताती है जो वो हर किसी से छुपाती थी। वो कहती है कि उनके बॉस बैक ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था। बाहर से वो शरीफ और इज्जतदार लगता था, लेकिन इस चेहरे के पीछे वो एक मॉन्स्टर था। अगले दिन जिनसुक काम पर नहीं आई थी तो फैक्ट्री ओनर ने अनाउंस किया था हम किसी दूसरे को काम पर रखेंगे। जब यंग ही ने उसके लिए आवाज उठाई थी तो मैनेजर ने उसे अपने काम पे ध्यान देने को कहा था और ये सब बर्दाश्त ना करते हुए यंग ही बॉस के ऑफिस में गई थी और उससे जिनसुक के बारे में बात करती है कि तुमने उसके साथ क्या किया, और उसे सुनने के बजाय बेक उसे निकाल देता है। इसी रात यंग ही एक पेपर पे मैसेज लिखती है जिसमें बैक को एक्सपोज किया था कि उसने औरतों की इज्जत पर हाथ डाला है और उसे पूरे मार्केट में फैला देती है। जब अगली सुबह बैक फैक्ट्री पे आता है तो ये बात हर तरफ से फैल जाती है। हर लड़की उसे देखकर डरने लगती है और ये सब देखकर बैक फैक्ट्री पे आता है और अपने मैनेजर को डांट लगाता है कि तुम्हें अपने वर्कर्स हैंडल करने नहीं आते, और अपना पूरा गुस्सा यंग ही पे निकालता है और उसे नौकरी से भी निकाल देता है। लेकिन कुछ मिनट बाद जिनसुक यहाँ पे आती है और उसे चांटा मारती है, जबकि उसे पता था कि यंग ही ने उसकी मदद करनी चाहिए थी। वो इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं करना चाहती और उसे लगता है कि यंग ही की वजह से मुझे समाज में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। जिनसुक को यकीन होता है कि बेक ही यंग ही की मौत का कारण है। जिनसुक को लगता है कि अगर बेक यंग ही के मौत के पीछे है तो उसकी मौत का इल्जाम इसके सर भी आएगा। ये बात सुनकर डोंग होन और सुजिन पूरी तरह से हिल जाते हैं। सुजिन कहती है कि हमें बेक के पास जाना है और उसे अपनी गलती के बारे में बताना है और उसे उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। वो दोनों बेक के हाउस पे जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी बेड पर लेटा है जो उठ भी नहीं सकता। अंदर बहुत बदबू होती है और दीवार पर औरतों की अश्लील फोटोज लगाई होती है और इस कमरे में दम घुटने लगता है। सुजिन इसे पैसे देकर कहती है कि क्या तुम यंग ही को जानते थे? वो कहती है कि तुम कानून के हाथ से बहुत पहले निकल चुके हो और अगर तुमने उसको मारा भी है तो तब भी तुम्हें सजा नहीं होगी। बेक सुनता है और धीमी आवाज में हंसता है और कुछ ऐसा कहता है जिसका इन दोनों को अंदाजा नहीं होता। वो पूछता है कि जिसने उसको मारा था क्या वो कभी पकड़ा गया? जब सुजिन उसे दबाती है तो बेक जवाब देता है वो आदमी यंग ही का ब्लाइंड हस्बैंड था जिसे उसने मारा था, यानी कि डोंग का पिता। अब कहानी पीछे जाती है। बैक ने एक बार यंग हू को अपने दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस कराया था और उसकी कारीगरी पे बहुत तारीफ की थी कि वो अंधा होकर भी इतने परफेक्ट स्टैम्प्स बनाता है। और जैसे ही रात होती है और ये लोग बहुत शराब पीने लगते हैं तो बैक की टोन बदल जाती है। वो कहता है कि यंग ही मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है और तभी वो यंग हू के सर पे शराब गिराते हुए उसे मॉक करता है और उसकी बहुत बेइज्जती करता है। यंग हू जो कि अब गुस्से में है और वो इस बेइज्जती को अंदर ही अंदर सहन कर लेता है। इसके बाद इसी रात यंग हू और यंग ही अपने घर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें गुंडे मिलते हैं जिनको बैक ने बेचा था। ये लोग यंग ही को बुरी तरह से पीटते हैं जबकि यंग हू इनके सामने गिड़गिड़ाते हुए रुकने को कहता है। जब ये लोग चले जाते हैं तो वो अपनी बीवी की तरफ जाने लगता है और जब उसे उसकी सांसें चढ़ती हुई सुनाई देती है तो उसे थोड़ी शांति महसूस होती है। लेकिन अगले दिन यंग ही सीधा बेक के ऑफिस पे जाती है और गुस्से में उस पे हमला करती है, लेकिन उसे तुरंत ही वहाँ से निकाल दिया गया और गुस्सा होकर बेक अपने आदमियों को उसे खत्म करने को कहता है हमेशा के लिए। लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ और दिखाई देता है। जंगल के अंदर उन्हें यंग ही की बॉडी को उठाते हुए देख लेते हैं। फिर वो उसे खाई से फेंक देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। जबकि उसकी बॉडी को दफनाया नहीं गया था तो बॉक्स के आदमी उसे दफनाने में मदद करते हैं और वापस प्रेजेंट में डोंग हू ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा होता है और बैक से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सुजिन उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि गुस्से से सच्चाई बाहर नहीं आ सकती, लेकिन इससे होंग और भी गुस्सा होता है। वो इसका छुपाया हुआ कैमरा पकड़ लेता है और बिना कुछ बोले यहाँ से निकल जाता है। जब वो घर जाता है तो डोंग हो अपने फादर के सामने आता है। वो उसे कहता है कि मैं एक आदमी से मिला बैक, और उससे डायरेक्टली कहता है कि क्या तुमने मेरी माँ को मारा है? लेकिन यंग हो इस बात से इनकार नहीं करता, बल्कि वो शांति से कहता है मैं उसे क्यों नहीं मारता। यंग हो समझाने लगता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो लोग मेरा अंधेपन को लेकर मजाक बनाते थे और जिससे मेरी जिंदगी बहुत कठिन बन गई थी, यहाँ तक कि वो स्टैंप्स बनाकर उन्हें बेचा भी करता था। और जब बक ने उसे देखा था तो उसने उसके टैलेंट की तारीफ की थी, लेकिन जल्द ही ये उम्मीद भी खत्म होती है। ये कितना भी माहिर हो, लोग इससे तब भी नीची नजर से देखते थे क्योंकि वो अंधा था। तब
एक दिन यंग ही उसके पास रुकती है। वो उससे नरमी से बात करती है और जबकि वो उसका पहला कस्टमर था, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये स्टैम्प फ्री में दूंगा। जब वो इसे बना कर देता है तो वो उसके काम की तारीफ करती है और तब से वो लगातार इसके पास आया करती और उसके लिए खाना भी लाया करती। पहली बार जिंदगी में किसी ने उसकी केयर की थी। जब दूसरे दुकानदार इन दोनों को इकट्ठा देखते हैं तो वो उसे बातें सुनाया करते थे और कहते हैं कि तुम्हें ऐसी खूबसूरत औरत से शादी करनी चाहिए। इसके बाद ये शादी करते हैं और यहाँ पे बाकी सब दुकानदार भी होते हैं। इसके बाद जब डोंग होन पैदा हुआ था तो जिंदगी और भी कठिन हो गई थी। इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग एक दूसरे के साथ थे। एक रात जब यंग हो के करीबी दोस्त उसे मिलने के लिए आए थे और वहाँ पे उन्हें यंग ही को देखा था। यंग ही इसे बोलता है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, लेकिन जबकि उसके पास देखने के लिए आंखें नहीं होती तो तभी इसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। वो कहता है कि तुम्हारी बीवी बहुत बदसूरत लगती है और इसी समय पे यंग हो को सच्चाई पता चलती है। जिन दूसरे दुकानों ने इनकी शादी करने के लिए मनाया था वो कभी भी इनके लिए खुश नहीं थे। वो इनको हर बार मॉक करते थे और ये सब ऐसे ही चलता रहा। वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और इतना सारा अपमान उसके अंदर तक उतर गया और उसके अंदर से कुछ बदलने लगा। उसने अपने सारा जीवन इस अपमान में सहा था, लेकिन बदसूरत होना उसे और भी अपमानदायक लगता था और धीरे धीरे ये कड़वाहट नाराजगी में बदल गई और वो चाहता था कि यंग ही बस गायब हो जाए। उसी रात उसने यंग ही को इन लोगों से दूर रहने को कहा था और उसे वार्निंग भी दी कि वो उस जैसे इंसान के खिलाफ कभी नहीं जीत सकती, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि बचपन से उसे बदसूरत माना जाता था और हमेशा उसे नीचे दिखाया जाता था और उसने इसे अपनी किस्मत मान लिया था। फिर भी उसने कहा कि यंग हू ने जो उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया, उसे दूसरों को दुख पहुंचाने के खिलाफ खड़े होने में हिम्मत मिली। जब यंग हू ने बदसूरत शब्द फिर से सुना तो उसके अंदर से कुछ टूट गया। गुस्से और शर्म से उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसने छुड़ाने की कोशिश में उसने इसके हाथ को खरोच दिया था और उस समय गुस्से में आकर उसने गलती से उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो अंधा था और उसे यकीन था कि उसके किए का कोई गवाह नहीं और उसने अपने आप को यकीन दिलाया कि ये सच्चाई हमेशा के लिए छुपी रहेगी। और प्रेजेंट में वापस यंग हो डोंग से पूछता है, क्या वो तुम मेरे कारणों को समझते हो? वो अपने बेटे से कहता है कि वो उसने जो कुछ भी किया वो उसकी रक्षा के लिए किया, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए था। मैं तुम्हें अच्छी चीजें देना चाहता था और अपमान से बचाना चाहता था। और डोंग होन अपने पिता को ये कहते हुए सुनता है और वो उसे दूर धकेल देता है, क्योंकि वो ये जानता है कि उसका पिता एक हत्यारा है। इसके बाद डोंग हो सुजिन से उसका कैमरा वापस करने के लिए मिलता है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम हिल गए हो, क्योंकि उसने अपने पिता का जीवन भर सम्मान किया है। तो डोंग हो कहता है कि उसने उन क्लिप्स को डिलीट कर दिया है जो मुझे गंदी लगती थी और वो उसे डॉक्यूमेंट्री के साथ आगे बढ़ने को कहता है और उसे उम्मीद है कि वो अपना काम अच्छे से करेगी। हालांकि वो अपने पिता के कामों को स्वीकार नहीं कर सकता और वो सच्चाई को दफनाने का फैसला करता है और ये मानता है कि इसे सबके सामने लाने से उसके पिता का नाम खराब हो सकता है। सुजिन कहती है कि फिर तो तुम अपने बाप से अलग नहीं हो, जो मानता है कि सिर्फ खूबसूरत चीजें दिखाने के लायक है। और जाने से पहले वो डोंग होन को बताती है कि उस दिन जाने के बाद वो बाग से उसकी माँ की तस्वीर लेने में कामयाब रही और वो उसे एक लिफाफा देती है और कांपते हाथों से डोंग होन उसे खोलता है और अपने जीवन में पहली बार अपनी माँ की तस्वीर देखता है। जब वो उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो कभी भी बदसूरत नहीं थी जैसे दुनिया ने दावा किया था और भावनाओं से भरकर वो टूट जाता है। उसके अंदर दुख, अपराध और निराशा होती है और ये बोझ होता है कि जिस न्याय की वो हकदार थी वो उसे कभी नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।